तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं अपनी तीसरी वीडियो लेकर के। हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। पिछली अपनी 2 वीडियो में 30 प्रश्नों को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और उस वीडियो को आप लोगों का भरपूर समर्थन मिला। उम्मीद है कि यह विश्वास आप लोग आगे भी बनाए रखेंगे। और सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी अमृतुल। जैसे ही इसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वो आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो भी इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और उसे आप एक मैटर के रूप में अपने पास, मटेरियल के रूप में अपने पास रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रागैतिहासिक काल की जो विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है, इससे संबंधित यह आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर चलेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो आइए शुरू करते हैं। किस धातु को गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? इसका जवाब हो जाएगा लोहा। वी गार्डन चाइल्ड ने लोहे को जनतांत्रिक धातु कहा है। तो वी गार्डन चाइल्ड के बारे में, वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। चाइल्ड ने पाषाण युग को पूरा पाषाण व नव पाषाण में उपविभाजित करने के लिए तकनीक मापदंड का उपयोग किया। उन्होंने इस सर्वप्रथम नव पाषाणकालीन ताम्र पाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। ये कुछ जानकारी गार्डन चाइल्ड के बारे में है। आइए आगे बढ़ते हैं। नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पशुपालन, कृषि, उपयुक्त ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नव पाषाण काल की दोनों विशेषताएं हैं, पशुपालन भी है, कृषि भी है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 65 का सी, ए एवं बी दोनों। नव पाषाण काल, जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम, ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्री हिस्टोरिक टाइम में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। गार्डन चाइल्ड ने इस संस्कृति को नवपाषाण क्रांति व अन्न उत्पादक संस्कृति कहा। तो नवपाषाण काल जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। अगर नवपाषाणकालीन उपकरण की बात करें तो पालिशदार कुल्हाड़ी, बसुला, छेनी, हथौड़ा, मूसल, ओखली आदि। अगर इसके मृदभांड, इसकी विशेषताएं, नवपाषाण काल की विशेषताओं की बात करें तो इसमें मृदभांडों का आविष्कार, अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन शैली, लघु तथा आत्मनिर्भर गांव का विकास, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन, पशुपालन और कृषि की शुरुआत। पशुपालन और कृषि की शुरुआत, यह एक नवपाषाण काल का सबसे बड़ी विशेषता इसे आप मान सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा जाता है? इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा जाता है? संक्रमण मतलब होता है कि कुछ इस हिस्से का, कुछ अगले हिस्से का, दोनों के मिला के जो बीच वाला हिस्सा होता है वह एक संक्रमण काल, मतलब कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होकर के कुछ भूतकाल का हो और कुछ भविष्य काल का हो, और जो वर्तमान में हो वही है संक्रमण काल। तो ना पूरा पाषाण काल होगा ना नव पाषाण काल, मध्य पाषाण जो बीच में आए वही संक्रमण काल माना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी। कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, उसे भी देखिए। इतिहास के बारे में जानकारी कि इतिहास को हम लोग प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल 3 भागों में सामान्यतः बांट सकते हैं। जो प्राग इतिहास है इसका समय 25 लाख बीसी से 3000 बीसी तक माना जाता है। क्योंकि इस जो प्राग इतिहास है इसे प्राग इतिहास इसलिए कहा जाता है कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अगर सवाल में पूछ दे कि जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, ऐसे काल को, ऐसे इतिहास को किस श्रेणी में रखा जाए, तो वह प्राग इतिहास होगा। तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण पूर्णतया पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हो। मतलब कि जैसे जो हड़प्पा काल की सभ्यता है उसमें जो लिखित सभ्यता नहीं है कोई है, लेकिन उसमें केवल पुरातात्विक वस्तुओं का, साक्ष्यों का अध्ययन किया गया है, इसे ही पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है आद्य इतिहास, 3000 बीसी से 600 बीसी तक। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, लेकिन उन्हें, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। जैसे प्राग इतिहास में हम हड़प्पा को नहीं रख सकते हैं, इसे पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य मिले हैं
उन्हें ही इस प्राग इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। आद्य इतिहास में इसका समय 3000 बीसी से 600 बीसी तक है। इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध रहेगा। प्राग इतिहास में लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होगा, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। और आप देखेंगे हड़प्पा काल में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो आद्य इतिहास उसे कहते हैं जिसके साक्ष्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध हों, लेकिन उन्हें प्रमाणिक तौर पर पढ़ा न जा सके। ऐसे इतिहास को आद्य इतिहास कहते हैं। सिंधु सभ्यता को, या उसे हड़प्पा सभ्यता को, या वैदिक सभ्यता को आप उसके अंतर्गत रख सकते हैं। ऐतिहासिक काल जो है वह 600 बीसी से प्रारंभ है और लगातार चलता जा रहा है। इस काल का इतिहास लिखित व पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है तथा लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है। जैसा आप ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, मौर्य के बारे में जानते हैं, सिकंदर के बारे में जानते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में जानते हैं। जो हमारा आज बीत गया वह इतिहास सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है महाजनपद काल से शुरू है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई सब आप लोग समझे होंगे। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। जो पाषाण काल है उसे लिथिक एज कहते हैं, इंग्लिश में लिथिक एज कहते हैं। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल को निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित करते हैं। देखिए क्रम ऐसे है कि सबसे पहले पाषाण काल, इसके भेद हैं पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक नव पाषाण काल। फिर जो ये पूरा पाषाण काल है इसके निम्न भेद हैं। यहाँ से देखिए, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? इसमें सबसे पहले आप कायथा को रखेंगे, फिर आप आहार को रखेंगे, थर्ड नंबर पे मालवा, फिर जोरवे को रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है वो ग्राम संस्कृति है। कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश, ये सभी स्थानों के लोकेशन है कि कायथा उज्जैन के मध्य प्रदेश, आहाड़ उदयपुर राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश और जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। तो जितने भी ये चारों जो हैं आपके यहाँ पे कायथा, आहाड़, मालवा, जोरवे, इनका यहाँ पे लोकेशन बताया गया है कि भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृति ग्राम संस्कृति है। और कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश यह सभी ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। आहाड़ उदयपुर राजस्थान, आहाड़ उदयपुर राजस्थान में है, मालवा मध्य प्रदेश में, जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, बालाथल। बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। आहाड़, गिलुंद, मरमी एवं बालाथल, ये 4 प्रमुख स्थान हैं। ये देखिए 4 प्रमुख स्थान हैं, आहाड़, गिलुंद, मरमी एवं बालाथल। राजस्थान में प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं और ये बनास नदी के क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल की खोज BN मिश्रा ने की थी। बालाथल से लाल लेप मृदभांड, बेर तथा यू आकार में चूल्हों के प्रमाण मिले। क्या क्या मिला है बालाथल से? लाल लेप मृदभांड, बेर तथा यू आकार में चूल्हों के प्रमाण मिले। बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बागोर साइट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राजस्थान में अवस्थित है, यह बिल्कुल सत्य है। यह राजस्थान में अवस्थित है, बिल्कुल सत्य है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में
5365 से 3775 BC की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। यह भी सत्य है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए जाते हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन मिलता है। इसमें सही नहीं पूछा है तो सी नंबर, बागोर साइट से कृषि संबंधी चिन्ह नहीं पाए गए हैं। बाकी सभी कथन सत्य हैं। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1968 से 1970 के बीच वीएन मिश्र ने करवाया था। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। यहाँ से मध्य पाषाण ताम्र पाषाण युग के लौह युग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान का बागोर दो मध्य पाषाण काल के स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कृषि का साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं लेकिन कृषि का साक्ष्य नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर हो रही होंगी। मैंने इस वीडियो में एक नया प्रयोग किया कि जो जानकारी है क्वेश्चन से रिलेटेड उसको एक अलग स्लाइड में जोड़ दिया जाए, ताकि अगर आपको लिखनी हो तो आप उसे आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला कथन है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह सत्य कथन है कि भरतपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा, अगर यह सत्य है तो दूसरा कथन है यह राजस्थान में स्थित है, जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि एक स्थल जब पश्चिम बंगाल में सत्य है तो राजस्थान में असत्य ही होगा। बाकी इसके सभी ऑप्शन सही हैं और यह बी ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण काल का वास क्षेत्र है? इसमें 72 में क्या होगा? बागोर, चोपनी मांडो, ओल्डी हवा, महगढ़ा। इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बागोर। बागोर भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण व्यास का क्षेत्र है। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो मतलब होता है छोटा। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का समय, अभी शुरू में मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के मध्य संक्रमण का समय है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, राजस्थान, मध्य और पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी का दक्षिण वाला हिस्सा है। तो जो मध्य पाषाण काल है उसका यह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी, राजस्थान, मध्य और पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी वाला दक्षिण का जो हिस्सा है वह मध्य पाषाण काल का स्थल है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं जो व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। इस क्षेत्र को मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। भारत निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानों मानव पाए गए हैं? तो भारत में हथनौरा इसका सही जवाब होगा कि जहाँ पर औजारों के साथ मानव पाए गए हैं। तो 73 का डी। भारत के नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए। यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए। सूरज कुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ओडई, 74 का डी सही हो जाएगा। ओडई, यहाँ से जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था। अगला क्वेश्चन नहीं, इसके बारे में जानकारी कि सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्र को विल्लुपुरम जिला है केरल में के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला, जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? इसका जवाब बेहद आसान है, डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य स्थित मेहरगढ़ को पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से
हड़प्पा काल तक का प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। आई होप पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा और वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लग रही होगी, तो कृपया लाइक का बटन दबाने में संकोच न करें और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल पर एक एसुलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? इसका जवाब हो जाएगा ए, अतिरपक्कम। अतिरपक्कम यहाँ से औजार एसुलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। अतिरपक्कम से ही एसुलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह का एक समुच्चय का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य महदहा से प्राप्त हुआ है। महदहा पट्टी प्रतापगढ़ में एक जगह है और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। यही सारी जानकारी यहाँ पे लिखी है। इसको आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? इसमें इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्हें ही आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जूलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण शुरू किया था। ये जो 78 लिखा है लास्ट में, एक क्वेश्चन नंबर है। और इन्होंने कब शुरू किया था सर्वे? 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण का कार्य इन्होंने शुरू किया था। हड्डी की माँ त्रिदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की माँ त्रिदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। डी ऑप्शन 79 का डी। विंध्य घाटी के बारे में जानकारी है कि विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित माँ त्रिदेवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई, जो ठीक उसी तरह संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय 30,000 से 10,000 BC के बीच निर्धारित है। 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए? 80 नंबर क्वेश्चन में तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। इसका जवाब हो जाएगा थर्ड, महदहा और सराय नाहर राय। यहाँ से अच्छी खासी लंबी वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए। तो डी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, थर्ड एवं फोर्थ। मध्य पाषाण स्थलों में अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित महदहा, सराय नाहर राय महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ से युग में समाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कब्रें आवासीय क्षेत्र के अंदर स्थित थी। ये कुछ जानकारी है महदहा और सराय नाहर राय के बारे में। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो बागोर का संबंध इसके बारे में अभी बताया भी था कि मध्य पाषाण काल से इसका संबंध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूरी जानकारी है, इसे आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। बयासी नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज कहाँ से की गई थी? तो हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी और केरल के ओडई से शिशु का कपाल मिला था। दोनों में विशेष अंतर है कि हथनौरा से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी और ओडई से शिशु का पूरा कपाल प्राप्त हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश से एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण सोनाकिया को है। हथनौरा निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। निम्न पुरा पाषाण काल के अन्य स्थल पल्लवरम, अतीरपक्कम आदि हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई? ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के इनाम गांव तट पर स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो यह हो जाएगा डी। इसकी जानकारी है इनाम गांव, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से वृत्ताकार गर्त गृह के आवास प्राप्त हुए थे, साक्ष्य मिले थे। तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर है। इसका उत्खनन जो है एच.डी. सांकलिया, एम.के. धवलीकर एवं जेड.डी. अंसारी के नेतृत्व में 1968 से 1983 में किया गया। यहाँ से आयताकार एवं वृत्ताकार गर्त गृहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिनका निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थलों को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? सर्वप्रथम किस स्थल को सूचित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा लिंग सुगूर। इसे ही नवपाषाणिक स्थलों में सर्वप्रथम सूचित किया गया था। भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्हें 1842 बीसी में कर्नाटक के रायपुर जिले के, ये बीसी नहीं होगा, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, 1 मिनट, बीसी नहीं होगा ये, प्राइम रोज, जिन्हें 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायपुर जिले के लिंगसुगूर नामक नवपाषाण स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए थे। तो सबसे सटीक ऑप्शन इसमें डी है, लिंगसुगूर। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? इसमें भीमबेटका सही जवाब हो जाएगा, 85 का डी, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं और यह स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ के बारे में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देनी नहीं है। बागोर और आदमगढ़ दोनों ही मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। आदमगढ़ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ से करीब 2500 छोटे छोटे लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। यह होशंगाबाद एक जिला है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूर स्थित है और नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। बहुत है इतनी जानकारी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं? तो इसमें चारों सही हैं, ए बी सी डी सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले? झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? डी, पैसरा। बिहार में एक जगह है पैसरा, यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। पैसरा बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा पाषाण युग का पूरा स्थल है। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। मध्य पाषाण काल के स्थल बागोर राजस्थान से भी झोपड़ियों और खड़ंजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान से भी झोपड़ियों के, खड़ंजों के, फर्शों के, फर्श माने फावड़ा नहीं सॉरी फर्श मतलब फर्श के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर की अनेक छोटी छोटी भट्टियाँ, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें प्राप्त हुई हैं। जो उत्तर प्रदेश का सराय नाहर प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ से छोटी छोटी भट्टियाँ, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्र प्राप्त हुई हैं। 89 क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही बताना है कि इसमें क्या सही है। सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए, सही है, सत्य कथन। बागोर, लंगनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, यह भी सत्य है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई, यह भी सत्य है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं, सत्य वचन। चारों कथन सत्य हैं। 89 में ए सही हो जाएगा।
जो भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। उसी से मध्य पाषाण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? 90 का सी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के साथ ही पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ ही अस्थायी मानव जीवन भी प्रारंभ हो गया था। तो इसका 90 का सी गलत है और यही ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नव पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? विंध्य क्षेत्र में स्थित नव पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो यह महगढ़ा हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। महगढ़ा नव पाषाण युगीन क्षेत्र स्थल है जो विंध्य क्षेत्र में स्थित है और यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इसकी खोज 1949 से लेकर 1956 में तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा की गई थी। 92 पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, इसमें कौन सी सूची किससे सुमेलित है वह बताना। तो पूरा पाषाण का संबंध चिप्पड़ पाषाण उपकरण से है। पूरा पाषाण का संबंध चिप्पड़ पाषाण उपकरण से है। मध्य पाषाण का संबंध लघु पाषाण उपकरण से है, तो इसके सामने 4 आ जाएगा। नव पाषाण का संबंध घिसे पाषाण उपकरण से है। घिसे पाषाण उपकरण से है और एक बचा, इसका संबंध है शैल चित्र से। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, उतनूर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? उतनूर। नव पाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहद अथवा महापाषाण संस्कृति कहा गया। इसके विभिन्न पुरास्थलों जैसे ब्रह्मगिरी, मास्की आदि, छनलूर, हल्लूर इत्यादि हैं। उतनूर से राख का टीला, उतनूर से क्या मिला? राख का टीला प्राप्त किया गया है और यह पुरास्थल नव पाषाण से संबंधित है। इसमें पूछा है कि महापाषाण युगीन कौन नहीं है? उतनूर, और उतनूर नव पाषाण काल का स्थल है। बाकी जो हैं चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी आदि, छनलूर, यह महापाषाण युग का स्थल है। और महापाषाण युग या नव पाषाण की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे उसे महापाषाण संस्कृति कहा गया। इसमें ब्रह्मगिरी, मास्की आदि, छनलूर, हल्लूर इत्यादि हैं। और उतनूर नव पाषाण काल का स्थल है जहाँ से राख का टीला पाया गया है। 94 क्वेश्चन और यह आज का लास्ट है। निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सीधे आंसर लिख दिया गया है ए। इसे आप मैच कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइए। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और दोनों पक्ष का लाभ कल्याण हो सके। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक दे दूंगा मैं, अगर नहीं ओपन हो तो हिस्ट्री TGT PGT अमृतुल करके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।